बात यह थी कि मुझे किसी इंसान के कदमों या सांसों की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसी पल मुझे रिया की बात याद आई, जब जिंदा लोग ताबूत नहीं उठा पाएंगे तब उसे मुर्दे उठाएंगे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर ताबूत सच में मुर्दे उठा रहे थे तो इस समय मेरे आसपास कौन था? अचानक ताबूत के अंदर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरे हाथ पैर ठंड से कांपने लगे। अंदर ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। बार बार मन कर रहा था कि मोबाइल की टॉर्च जला दूं, कम से कम थोड़ी रोशनी और थोड़ा साहस तो मिल जाता। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं किसी नई मुसीबत को बुलाना नहीं चाहता था। बस किसी तरह ये रात कट जाए, यही सोचकर चुपचाप पड़ा रहा। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक ताबूत जोर से हिला, जैसे किसी ऊंचाई से नीचे गिरा हो। अगले ही पल ऊपर से सर सर की आवाज आने लगी। मैं तुरंत समझ गया, मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी। मुझे जिंदा दफनाया जा रहा था। डर ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। मैं पूरी ताकत से ताबूत पीटने लगा। जितनी जोर से मैं मदद के लिए चिल्लाता, उतनी ही तेज ऊपर से मिट्टी गिरने की आवाज सुनाई देती। लगातार 5 मिनट तक मिट्टी ताबूत पर गिरती रही। इन 5 मिनटों में ऐसा लग रहा था जैसे डर ने मेरे पूरे अस्तित्व को जकड़ लिया हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ ऐसी खामोशी फैल गई कि अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। लेकिन अब ताबूत के अंदर हवा बहुत कम बची थी। हर सांस लेना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह थोड़ी सी हवा सुबह तक मेरा साथ दे पाएगी या नहीं। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के नीचे कुछ है। मैंने ध्यान से महसूस किया। वह नरम था, बिल्कुल किसी इंसानी शरीर जैसा। मैंने डरते डरते हाथ नीचे बढ़ाया। स्पर्श करते ही पूरा शरीर कांप उठा। वह बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने फिर छू कर देखा, यह तो किसी इंसान की उंगलियां थी। मैं सन्न रह गया। जब मैं ताबूत में लेटा था तब यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर यह अचानक कहां से आ गया? उसी समय मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी की हल्की हल्की सांसों की आवाज आने लगी। उस घुप अंधेरे में मेरे हौसले की आखिरी दीवार भी टूट गई। मैंने घबराकर जेब से मोबाइल निकाला। रिया की चेतावनी मैं पूरी तरह भूल चुका था। जैसे ही मोबाइल की हल्की सी रोशनी फैली, सांसों की आवाज अचानक गायब हो गई। मैंने जल्दी से अपने नीचे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। शायद डर की वजह से मेरा दिमाग ही भ्रम पैदा कर रहा था। ऐसी हालत में इंसान को वहम होना कोई असामान्य बात नहीं है। तभी मेरा मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया। आरव, घर मत लौटना, घर मत लौटना, घर मत लौटना। वह लड़की अच्छी नहीं है, उससे जितना हो सके दूर रहना। मैंने तुरंत जवाब टाइप किया, माँ आखिर हुआ क्या है? साफ साफ बताइए। संदेश भेज दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक के बाद एक कई संदेश भेजे, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। निराशा धीरे धीरे मुझे घेरने लगी। तभी मोबाइल फिर से बज उठा। इस बार सिर्फ एक संदेश था, मेरे प्यारे पोते, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, जरा देखो। यह पढ़ते ही मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। मैंने दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बिल्कुल बंद हो चुका था। उसी समय फिर से वही धीमी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरा पूरा शरीर तन गया। अभी अभी आए उस संदेश ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे प्यारे पोते, मुझे इस नाम से सिर्फ दादाजी और दादी ही बुलाते थे। दादी के पास मोबाइल तो था, लेकिन वे कभी संदेश नहीं भेजती थी। उन्हें कुछ कहना होता तो हमेशा फोन करती थी। और वे कभी यह नहीं लिख सकती थी कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तो फिर क्या वह संदेश दादाजी ने भेजा था? लेकिन यह कैसे संभव था? दादाजी तो दूसरे ताबूत में दफन थे। फिर मेरे पीछे कौन था? मेरे कानों के पास आती सांसों की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। अचानक किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसने मेरी गर्दन को जबरदस्ती पीछे मोड़ना शुरू कर दिया। उसकी ताकत इंसान से कहीं ज्यादा थी। अगर मैं और कुछ सेकंड ऐसे ही रहता तो मेरी गर्दन टूट जाती। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना शरीर पीछे घुमाया। उसी पल मेरे हाथ में बंद पड़ा मोबाइल अचानक खुद ब खुद जल उठा। उसकी सफेद रोशनी ने पूरे ताबूत को रोशन कर दिया। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे सामने दादाजी लेटे हुए थे। ये कैसे हो सकता था? उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, आंखें बंद थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उनके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वे धीमी आवाज में बोले, आरव, अभी तक मरा नहीं, मर जाओ, फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। इतना कहते ही उन्होंने दोनों हाथों से मेरा गला कसकर दबा दिया। मेरी सांस रुकने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब मुझे लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी अचानक मुझे रिया का दिया हुआ ताबीज याद आया। मैंने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उसे जेब से निकाला। जैसे ही ताबीज बाहर आया, उसमें से तेज लाल रोशनी फूट पड़ी। पूरा ताबूत उस लाल प्रकाश से भर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, दादाजी गायब थे। क्या मैं बच गया था? मैंने मोबाइल देखा। सुबह होने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। मैंने तुरंत माँ को फोन मिलाया, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। कॉल लग ही नहीं रही थी। मैंने फिर संदेश खोले। माँ के भेजे हुए संदेश तो मौजूद थे, लेकिन दादाजी के नाम से आया वह आखिरी संदेश पूरी तरह गायब हो चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि घर पर कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं ताबूत के अंदर कैद था, बस समय के बीतने का इंतजार कर सकता था। खुशकिस्मती से उसके बाद कोई और डरावनी घटना नहीं हुई। काफी देर बाद अचानक ऊपर से फावड़े की आवाज सुनाई देने लगी। कोई मिट्टी हटाकर मुझे बाहर निकाल रहा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, मैं यहाँ हूँ। करीब 3 मिनट बाद ताबूत का ढक्कन खुल गया, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। इस समय तक उजाला हो जाना चाहिए था, लेकिन चारों तरफ अब भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने गड्ढे के ऊपर एक आकृति खड़ी देखी। वह बिल्कुल दादी जैसी लग रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, दादी क्या आप हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आरव, मेरे पास मत आना। मैं घबरा कर बोला, दादी आप यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है? उन्हें देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली थी, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वे बस बार बार एक ही बात दोहराती
रही, आरव घर मत जाना, अभी इसी वक्त गांव छोड़ दो, कभी वापस मत लौटना। मैं घबरा गया, लेकिन क्यों? दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, बेटा मैं अपने परिवार को बचा नहीं सकी। उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या माँ और पापा के साथ कुछ हो चुका था? मैं घबराकर दादी की ओर दौड़ पड़ा। दादी आखिर हुआ क्या है? मैं पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ा, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता उतना ही महसूस होता कि हमारे बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी है। मैं लाख कोशिश करता रहा पर उनके पास एक कदम भी नहीं पहुंच सका। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, आरव मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, इस गांव को छोड़ दो, कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो, कुछ मत पूछना, कुछ मत तलाशना, बस जिंदा रहना। उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई, फिर वह हवा में घुल गई और अगले ही पल दादी भी मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। दादी! मैं दर्द से चीख उठा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दिल पर ऐसा बोझ था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर समय देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ताबूत के अंदर मैंने साफ देखा था कि सुबह के 5 बजे थे, लेकिन अब मोबाइल में रात के सिर्फ 3 बजे दिख रहे थे। ये कैसे संभव था? दादी ने साफ कहा था कि घर मत जाना, लेकिन मैं अपने परिवार को उस हालत में छोड़कर कैसे चला जाता? मैं पागलों की तरह गांव की ओर भाग पड़ा। जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा, मेरे कदम अचानक भारी होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। हर कदम के साथ मेरा शरीर और भारी होता जा रहा था। सांसें तेज चलने लगी और पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड फैलने लगी। तभी मेरे पीछे से दादाजी की आवाज सुनाई दी, आरव! मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जो आवाज कभी सबसे अपनापन देती थी, आज वही सबसे डरावनी लग रही थी। मैंने खुद को बार बार समझाया, पीछे नहीं देखना, किसी भी हालत में पीछे नहीं देखना। बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अगर रात के अंधेरे में कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो कभी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। मैंने कदम तेज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर ऐसे भारी हो चुके थे जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। तभी फिर वही आवाज आई, आरव क्या मैं बहुत भारी लग रहा हूँ? ये सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या दादाजी इस समय मेरी पीठ पर बैठे थे? वे फिर बोले, आरव इतना धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी चलो। उसी पल किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस मेरे कान से टकराई। मेरा पूरा शरीर